हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी एक कहानीकार की हैसियत से आपसे रूबरू होना चाह रही हूँ। आज मैं आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, वो मेरे कहानी संग्रह एक मुट्ठी छाँव में संकलित है। इस रचना को मैंने अपनी माँ को समर्पित किया है। हमेशा दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हम भविष्य में जो कुछ सोचते हैं, वो सचमुच कर पाएँ। मेरा आशय आपको ये बताने का है कि ये कहानियाँ जब लिखी जाती हैं, तो इनके पीछे कहीं न कहीं कोई-कोई प्रेरक विचार ज़रूर होता है। ये रचना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, इसको भी मैंने यही सोच के लिखा था कि ये आम तौर पे जो हम ये सोचा करते हैं कि हम जब रिटायर हो जाएँगे, जब हम खाली हो जाएँगे, तब बड़ा अमूल्य समय अपने परिवार के साथ बिताएँगे या बाकी का जीवन बड़े आनंदित होके जो कमी हम पूरी नहीं कर पाए हैं, वो करेंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाता है? शायद नहीं। यही बिंदु जो है, इसने मुझे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया और मैं आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसके संबंध में आपके जो विचार होंगे, वो मेरे लिए अमूल्य होंगे। कृपया इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने कहानी। कहानी का शीर्षक है भुवनदा। भुवनेश्वर बाबू से मेरी दोस्ती पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय थी। इसका प्रमुख कारण ये था कि हमारी और उनकी उम्र में बहुत अंतर था। मैंने 6 माह पूर्व नौकरी ज्वाइन की थी और वो 6 माह बाद रिटायर होने वाले थे। मेरी नौकरी के पहले दिन मैं औपचारिक तौर पर सबसे मिल रहा था। अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि बगल की कुर्सी से आवाज आई, अक्षय, किसी काम में कोई दिक्कत हो तो संकोच मत करना। उस दिन मैंने लंच भी भुवनेश्वर बाबू के साथ ही लिया था और चाय भी उन्होंने जबरदस्ती अपने साथ हमें पिलाई थी। इस बीच वो मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में जानते जा रहे थे और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताते जा रहे थे कि उनका एक बेटा है, सुघड़ बहू है, अ- अर्धांगिनी उनकी बहुत ही ज्यादा सहयोगी है और एक नन्हा सा पोता है। इन सब के बीच वो बहुत खुश हैं और उनको समय नहीं दे पाते हैं, इस बात का जो है उनको भी मलाल है और उनके परिवार के सदस्यों को भी मलाल है। लेकिन वो यही सोच रहे थे कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो पूरी की पूरी कमी जो है उसको हम पूरा कर देंगे और हमारे परिवार के सदस्य भी जो है आनंदित होंगे। कभी कभी भुवनेश्वर बाबू भविष्य के सूनेपन से डर जाते थे। मुझसे पूछा करते थे, अक्षय, अच्छा तुम बताओ, इतने साल काम करने के बाद कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं इतने ज्यादा खाली समय को समेट ही ना पाऊं? मैं काम के बिना रह तो पाऊंगा ना? मैं हंसकर कहता था, भुवन दादा, पूरी जिंदगी से आप और आपका परिवार जिस समय का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा तो आप सब जो है बहुत ही खुश होंगे, उसमें शंका की तो कोई बात ही नहीं है। और वो सिर हिलाकर अपने आप को आश्वस्त कर लेते थे कि हाँ, सचमुच ऐसा ही होगा। भुवनेश्वर बाबू अपने काम में दक्ष होने के साथ साथ लॉ की डिग्री भी ले चुके थे। मैंने बातचीत के दौरान उनसे कहा था कि आपकी बातचीत हमेशा बहुत तार्किक होती है, आप वकालत क्यों नहीं करते? रिटायरमेंट के बाद आप वकालत शुरू कर दीजिएगा। वो सुनकर जोर से हंसे थे भुवन दादा और बोले, ना बाबा, घर में बेटा बहू के झगड़े ही सुलझाया करूंगा। दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं और बहू कहती है कि मेरे झगड़े तो सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं और आपको वक्त नहीं है।
समय बीतता जा रहा था और मैं एक अव्यक्त सी उदासी महसूस कर रहा था। मुझे कल्पना नहीं कर पा रहा था मैं कि भुवनदा की उस कुर्सी पे कोई और बैठेगा और भुवनदा मुझे अकेला छोड़कर चले जाएँगे। सहकर्मी तो अभी भी व्यंग करते हैं, "अक्षय, इस उम्र में कंपनी भी ढूँढी तो क्या ढूँढी? बाद में तो न जाने क्या-क्या कहेंगे।" और वो दिन आ ही गया था। भुवन दादा को ऑफिस की ओर से भावभीनी विदाई दी गई थी। बोलते समय भुवनेश्वर बाबू का तो गला ही रुंध गया था। मैं तो पूरे समय भुवन दादा से अपने आंसू छिपाने के प्रयास में लगा रहा था और मुंह से कुछ भी नहीं कह पाया था। ऐसा लगा था कि मेरा कोई सगा मुझे अकेला छोड़कर चला जा रहा है। पार्टी के बाद मैंने भुवन दादा के हाथ में अपनी कलाई घड़ी निकाल कर बांध दी थी। मैंने कहा, दादा प्लीज मना मत करना। अगर कभी वकालत का ख्याल दिल में आए तो घड़ी बांधकर ये अदालत जाया करना। जब आप हाथ उठाकर कहेंगे मी लॉर्ड और घड़ी चमक उठेगी तो मैं लोगों से कहूंगा कि ये मेरी भुवनदा है। सुनकर भुवनदा ने मुझे गले से लगा लिया था और मेरी पीठ थपथपा दी थी। जाते समय रूंधे गले से बोले थे, घर आया करना अक्षय। लगभग 1 साल बाद एक सहकर्मी के साथ अदालत गया तो आंखों को यकीन नहीं हुआ। काले कोट और हाथ में घड़ी पहने सामने भुवनेश्वर बाबू खड़े थे। मैंने जोर से पुकारा, भुवनदा, आप यहाँ? बहुत अच्छा लगा देखकर, लेकिन कैसे? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर चलते हुए कहा, चलो अक्षय, चाय पीते हैं। चाय की सिप लेते हुए उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद पहला दिन तो उनके घर में त्योहार जैसा मनाया गया। बहू ने भी छुट्टी ले ली थी। वो उनकी पसंद के पकवान बनाए गए थे। पल पल उनका इतना ध्यान रखा जा रहा था कि वे अपने घर में ही अपने को मेहमान सा महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बहू को ऑफिस की जल्दी होती थी तो वो पोते को भुवनदा के पास तैयार करने के लिए भेज देती थी। बेटे को नहाने की जल्दी होती थी तो भुवनदा को इस बात का ध्यान रखना होता था कि अब वे फ्री हैं और बाथरूम उन्हें अपने बेटे के लिए समय पर फ्री करना है। भुवनदा न जाने कब कैसे अपने ही घर में गौड़ व्यक्ति बनकर रह गए थे। शाम को स्कूल से लौटते ही उनसे लिपट जाने वाला पोता अब आते ही खेलने भाग जाता था। उसके बुलाने पर कहता, दादाजी, लौटकर आपसे आराम से बातें करूंगा, थोड़ा सा खेल कर आता हूँ। कहानियां सुनाने का लालच भी उसको रोक नहीं पाता था। हम उम्र साथियों की बातें अब उसे ज्यादा दिलचस्प लगने लगी थी। यहाँ तक कि भुवनदा की पत्नी भी उनसे अधिक व्यस्त थी। वो अगर नाश्ते के वक्त उनसे दो बातें करना चाहते थे तो उन्हें बेटे या बहू का नाश्ता देना होता था या लंच तैयार करना होता था। वे उन्हें चाय के साथ अखबार दे जाती थी, जिसका सीधा अर्थ होता था कि उन्हें काम के समय डिस्टर्ब न किया जाए। दोपहर को इतना थकने के बाद उनके लिए सचमुच आराम जरूरी था। रिटायर होने के पहले भुवनदास सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद पत्नी के साथ शाम को टहलने जाया करेंगे। परंतु अब तो शाम को उनकी पत्नी रसोई में पोते के साथ या अन्य कार्यों में व्यस्त होती थी। अगर कभी किसी तरह प्रोग्राम बना भी लिया जाता था तो रास्ते भर उन्हें चिंता लगी रहती थी कि घर में ताला बंद होने से
बरौनी न लौट जाए और उन्हें बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, या पोता स्कूल से ना आ चुका हो, उसे असुविधा होगी। यहाँ तक कि पड़ोसियों के मन में भी उनको लेकर रिटायर्ड पर्सन वाली इमेज बन गई थी कि उन्हें तो वक्त बिताना होता है। सब कुछ जानबूझकर भी भुवनदा एडजस्ट करते जा रहे थे, परंतु उनके धैर्य का बांध टूट गया जब उन्होंने बेटे वो बहू की बातचीत सुनी। बहू बेटे से कह रही थी, आप कहते क्यों नहीं बाबूजी से, उन्हें पेंशन तो मिलती ही है, घर खर्च में उन्हें भी हिस्सा देना चाहिए। वैसे भी जब से रिटायर हुए हैं, चाय कॉफी का खर्च बढ़ गया है, मैगजीन्स का खर्च बढ़ गया है, तो ये सारा खर्च हम अकेले नहीं उठा सकते। उनका बेटा उनसे ये सब कुछ कह पाता, इसके पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट के बाद वकालत करने का निर्णय ले लिया था। चाय का प्याला खिसका कर भुवनदा ने बिल के साथ रुपए रख दिए थे। मेरे विरोध करने पर बोले, अक्षय, कम से कम अपनी नजर में मुझे बड़ा ही बना रहने दो। वैसे तुमने तो घड़ी देकर मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि जिंदगी की सार्थकता घड़ी की तरह टिक टिक करके चलते रहने में ही है। बिना काम किए जंग लग जाने से व्यक्ति अपना महत्व खो देता है। मैंने कहा, भुवनदा, अब आप खुश तो है ना? हाँ, लेकिन जीवन का सुनहरा भ्रम टूटने के बाद मैंने देखा उस कर्म पुरुष की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी।